हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पे। सीटेट की जो प्राइमरी स्तर की परीक्षा हुई थी 31 जनवरी 2021 को, आज हम उसकी आंसर की लेके आए हुए हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से है। तो इसका हम यहाँ पे आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा योग्यता सुधारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे आपका है, अब अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम का संरचनात्मक विचार और सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। तो वाइगोत्स्की का तो यहाँ पे अहम केंद्रित का नियम उन्होंने दिया था, लेकिन यहाँ पे जो वो अपने से चिंतन कर रही है तो इसका क्या हो जाएगा, स्वयं नियमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। इवेल्युएशन प्रैक्टिसेज शुड एम एट, क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ये हमारा सबसे सटीक आंसर है और ये 7वां का चौथा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, ये तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर हो जाएगा। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहता है। तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप है, जैसा कि वाक्य से ही पता चल रहा है। ये किसको बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, 9वां का ऑप्शन दूसरा हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इसमें हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाढ़ मतलब स्कैप फोल्डिंग, वो एक हेल्प का काम करेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद 12 में आपका है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेज दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि क्या होना चाहिए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है। तो ये हमारा कन्वेंशनल हो जाएगा, जो कि प्रथागत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन आसान है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो किस पे जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों पे, कल्चरल टूल्स पे। ठीक है, 16 का हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो ये हमारा स्कीमा हो जाएगा, स्कीमा और मनोबंध। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? विचार सूच में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग इसको मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज? तो हम उनको अशक्त तो बोलेंगे नहीं, मंदित भी नहीं बोलेंगे, विकलांग भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो यहाँ पे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की बात की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए तो देख सकते हैं सेंसरी, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। हमारा 20 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा तो होगा नहीं। अध्यापक के पक्ष पर असफलता ये भी नहीं होगा। योग्यता दंड तो होगा ही नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, निर्दंड नहीं मापदंड है, तो समूह बनाने का तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हों, तो उसमें क्या देखा जाएगा? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। जहाँ अवसर पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा 22 का क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्या समाधान जो क्षमता विकसित अगर करना हो, उसको अगर फैसिलिटेट करना हो, तो उसमें क्या कहना है? एनालॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी। यहाँ पे इंग्लिश में पकड़ सकते थे, यहाँ पे वर्ड अच्छा दिया था। समरूपक के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। यहाँ पे जो जटिल है हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सर्जन से ही संपर्क दिखाता है आपको अपसारी चिंतन। जो क्रिएटिव लड़के होते हैं उनमें क्या होता है? अपसारी चिंतन हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक का, अब जब विविध पृष्ठभूमि के बच्चे आए हुए हैं तो विविध विन्यासों से उदाहरण ले लेने चाहिए। ये भी क्वेश्चन आसान है। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर बिल्कुल। 26 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 27 पे चलेंगे। एक अध्यापक को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों का अगर विश्लेषण उसको इसलिए करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीणता
अधिमुखी पर जोर देकर, ठीक है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। 28 हो गया, 29 देखते हैं। शर्मिंदगी से क्या हो सकता है? सेम कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब क्या संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 29 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 देखते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच, एक मिनट, इसमें हो जाएगा आंसर आपका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा पेडागोजी खत्म होता है। जो 30 क्वेश्चन का सीरीज था उसका 30 क्वेश्चन खत्म हुआ। और नेक्स्ट हम चलेंगे जिसमें आपका मैथमेटिक्स आता है पार्ट 2 में, तो उसका हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन हो गया। 31 है हमारा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसने विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौपड़ आकृतियों की पहचान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 देखते हैं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो अगर भिन्न की संकल्पना पढ़ाने की बात आएगी तो वहाँ पे आपका हो जाएगा किजनियर छड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। इसमें तर्क कौशल का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 34 का ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। चलिए 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 36 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बात किया जाए तो बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करनी चाहिए, तभी तो आप बच्चे को बता पाएंगे। दूसरे आकृति भी दिखा के, जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज दिखा दिया, अब दूसरी आकृति भी दिखाएंगे कि ये हमारा जो है वो त्रिभुज नहीं है, फिर उसको ये भी बना के दिखाएंगे कि ये त्रिभुज नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 37 पर चलते हैं हम। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बच्चों को पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स के बारे में क्या कर देना चाहिए? बताना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 37 का क्या हुआ? 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 38 पे हमारा ये है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो 5 क्रमागत क्या क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20। तो योग 20 है। तो प्रथम 3 का पूछ रहा है, तो 3 2 5 5 4 9, तो हमारा 9 आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, ऑप्शन लेके भी बना सकते थे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन अगर हमारा 25 आंसर है तो क्या बोल रहा है कि विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल 5 मान लीजिए दिया है, तो भाजक शेषफल का क्या है? शेषफल का 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा भाजक। अब 10 दूनी 20, तो
इसके हिसाब से जब हम 25 रखते हैं तो ये हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, फुलफिल हो रहा है। देखिए अब एक विभाजन के प्रश्न में भाजक क्या है, भागफल का 5 गुना है, तो और शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल का दुगुना ये हो गया, और भागफल का 5 गुना हो गया। तो अगर हम 25 रख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो जा रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Amongst the following fractions the largest and second largest fraction respectively are। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें बनाने का तरीका क्या था कि हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते, 6, 4, 2, 3, 5 सबका एलसीएम निकाल लेते, और क्या करते, एलसीएम निकाल के बनाया जा सकता था। इसको एलसीएम निकाल के और सबका डिनोमिनेटर क्या कर लेते, सेम कर लेते, और उसके बाद न्यूमरेटर से पता चल जाता कि कौन सा बड़ा है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके और क्या कर दो पता कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5/6 और 3/4 हमारा करेक्ट आंसर है। 40 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसान था, ये भी बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बना कर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कि 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्ग को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 तरीकों से क्या किया जा सकता है, इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। तो मान लीजिए कि इधर से 19वां पे है रूही और इधर से 19वां पे है, तो इधर 18 लड़के हो गए, इधर 18 लड़के हो गए, तो 18 दूनी 36 और एक वो है तो 37 हो गए। तो कितने लड़के हैं, 37 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो ये आप लोग बना सकते हैं 8:05 AM इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप लोग बनाइएगा तो आ जाएगा, इसका आंसर हार्ड नहीं है। चलिए 45 देखते हैं। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दर नीचे दी गई है। जैसे क्रेयॉन का एक पैकेट इतना दिया हुआ है, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये है, स्केच पेन का एक पैकेट, एक रबड़ का, उसी तरह सबका सजावटी स्टिकर का दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि सोहन ने एक पैकेट क्रेयॉन, तो एक पैकेट का ले लेंगे, 2 पैकेट, ये बस कैलकुलेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर 100.50 आएगा, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या है। तो पहले आप इसको बना सकते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा मतलब 50, 50 से अधिक है, 50 से अधिक है तो 50 के ऊपर ही होगा। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, मतलब 60 से लेके 80 के बीच में है। 6 दहाई मतलब 60 और 8 दहाई मतलब 80। तो इसके अंकों का योग 9 है। तो मान लीजिए 60 के 80 के बीच में अगर रहेगा तो 60 से 80 के बीच में कौन कौन सा अंक आता है उसको लिख लीजिए आप पहले। ये मैं आपको बेसिक ट्रिक एकदम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 61, 62, 63, ऐसे 64, 65 सब लिख सकते हैं। 66, 67 वैसे ही करके आप 79 तक लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर 63 आ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो समझा देते हैं इसी पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके दहाई का अंक, देखिए पहले बोल रहा है इसके अंकों का योग 9 है, तो 6 3 9। तो एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। फिर आगे देखिए कि इसके दहाई का अंक क्या है, 6 है। इकाई के अंक का दुगुना है, मतलब इकाई का दुगुना है, तो 3 दूनी 6, ये दुगुना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे आंसर करेक्ट आ गया कि हमारा आंसर 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी था। चलिए 46 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है।
यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है। देखिए इसमें इतने बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन लेके बना सकते थे। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते तो इसका जो ये क्राइटेरिया बोल रहा है वो फुलफिल नहीं करता, तो हम नेक्स्ट लेते, तो नेक्स्ट पे क्या होता, ऑप्शन 2 पे ये हमारा फुलफिल कर जाता। तो आप ऑप्शन लेके बना सकते थे, ठीक है। इसमें बड़ा क्वेश्चन देकर घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर होगा। 87,649 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। तो क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है बस। मई हमारा 31 दिन का होता है, तो 30 मई का टाइमिंग अलग लिख लीजिएगा, 31 मई का अलग, और 1 जून को पहुंच रही है तो 1 जून कितना लगा, ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 29 घंटे और 35 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ml में हमारा अगर आंसर आने वाला है तो 16 लीटर को क्या कर लेंगे, 16,000 लीटर कर लेंगे, 16,000 मिलीलीटर कर लेंगे। और कितनी बार उसमें डालेगा, 50 बार, तो 50 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 1 5 9 10, 320 ml हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए 320 ml इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो ये भी ऑप्शन आसानी था, ये भी क्वेश्चन आसान था। इसका क्या हो जाएगा, 7,041 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। जैसे अंक दर्शा रही है कि अंग्रेजी में मारिया को 74 आए हैं, शहनाज को 81 आए हैं, गणित में मारिया को 88 आए हैं, शहनाज को 78 आए हैं। उसी तरह हर एक विषय का अलग अलग अंक दर्शा रहा है। तो दिया गया है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचानिए। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ठीक है। जैसे इसका भी जोड़िएगा तो 390 आएगा और इसका भी जोड़िएगा तो 390 आएगा। तो ये पहला ऑप्शन ही क्या हो जा रहा है, हमारा सही हो जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 पे चलते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा प्रति किलोमीटर दिखाता है, ठीक है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो देखिए इसको भी ऑप्शन लेके बना लेते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इस पे नहीं सेट हो रहा है, इस पे नहीं सेट हो रहा है, तो 15 पे जब आप बनाइएगा तो मान लीजिए 15 किलोमीटर है, तो इसमें 2 किलोमीटर तो 50 रुपये लग गया, 2 किलोमीटर का बचा 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर में उसको 16 रुपये के रेट से पैसा लेगा उससे। तो 16 3 48 के 8, 80 4 16 4 20, 260 रुपये हो गया, 260 रुपये हो गया और 50 रुपया उसका 2 किलोमीटर का लग गया था। 208 और 50 258 रुपया हो गया। तो जब हम ऑप्शन 15 किलोमीटर लेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से 258 रुपये आ जाएगा। तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन इसमें 4 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन लेके भी बना सकते थे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 है। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित के कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। अब इसमें देखिए क्या है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। 0 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए और आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए व सी बंद सिर वाले प्रश्न हैं। मतलब ए और सी जो है वो बंद सिर वाले हैं, क्लोज एंडेड हैं, और बी और डी जो है वो क्या है, मुक्त सिर वाले प्रश्न हैं, ओपन एंडेड। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। कौन सी प्रक्रिया डिजायरेबल है, वांछनीय है।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पेडागोजी का क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है, वह वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, स्तर 2 का है। संबंध जो दिखाता है लेवल 2 रिलेशनशिप्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो गणित के शिक्षण स्तर पर किसका संभावना, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव की होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका आंसर होगा छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसमें देखिए, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे तर्क और वार्ता आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव है, तो ऑप्शन 1 इसमें सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ये तो क्वेश्चन आसान था। मान लीजिए कि दो पूर्ण संख्या आप ले लिए, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, तो होल नंबर मान लीजिए 5 और 7 ले लिए, तो 5 और 7 मिलकर क्या हो गया? 12 हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है? ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है जो कि है समवर्ग गुण। ये क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? कौन सा एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, जो उनके जीवन में चल रहा है उसी के हिसाब से क्या करेंगे? हम उनको पार्ट बनाएंगे, उनके जो जीवन अनुभव है उसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन क्या करेंगे? रिलेट करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए और डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मैथ का 30 क्वेश्चन हो गया, तो 60 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। और ईवीएस का आइए देखते हैं। तो ईवीएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूरे पेपर का 61 क्वेश्चन नंबर है। चलिए आइए देखते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उसके लिए उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? अब इंद्रिय की बात कर रही है, तो मान लीजिए कि जैसे उसमें सिर, पैर, हाथ सभी शामिल हों, वाद विवाद भी हो सकता है उसमें। तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। जब वो क्षेत्र भ्रमण का आयोजन होगा तो उसमें बच्चे का क्या होगा? सभी इंद्रियां शामिल होगा, बच्चे चले फिरेंगे, बात करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई प्लेस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा है वो अपने शिक्षार्थियों को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि क्या होगा इससे? ये शिक्षार्थियों को उनके आपसे अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? आपसे संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, रियल वर्ल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। रियल वर्ल्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, रियल वर्ल्ड से जुड़ेंगे बच्चे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूरी जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो देखिए इसको कैसे बनेगा ये। मान लीजिए आपका घर X पे है और विद्यालय Y पे है, तो अभी विद्यालय को नहीं देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, अब जाने का देखिए, आप पहले ठीक दक्षिण में, तो यहाँ से मान लीजिए कि X से आप डायरेक्ट दक्षिण में इसको चलाइए। मान लीजिए सीधा दक्षिण आएगा कितना दूर? 125 मीटर। ये 125 मीटर हो गया।
अब उसके बाद क्या होगा, फिर ठीक पूर्व में, तो पूर्व में इधर चला दी 100 मीटर, 100 मीटर आ गया, और अंत में आप ठीक उत्तर, तो उत्तर में फिर आप आइए, उत्तर में यहाँ पे 125, और वाई पे यहाँ पे आप पहुँच गए। तो पूछ रहा है कि एक्स वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे आप विद्यालय पे पहुँचे हैं तो इसके सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, तो एक्स कहाँ है, यहाँ पे देखिए 100 मीटर ये हो गया, तो 100 मीटर पश्चिम पे स्थित है, 100 मीटर ठीक पश्चिम है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ है जंगल, तो ये तो ईवीएस का क्वेश्चन था, सामान्य, झारखंड हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी का औसत चल क्या थी। तो क्या करेगा, इसमें सारा इसमें जोड़ लीजिएगा, जो भी हमारे पास टाइम आएगा वो जोड़ लीजिएगा, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस में टाइम से जो भी आएगा उससे भाग दे दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड, उससे हमारा निकल जाएगा। तो खैर इसमें आंसर तो 38.1 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में 38.5 दिया है। तो देखिए आयोग क्या करता है इसका, अगर क्वेश्चन हटाएगा तो क्वेश्चन हटाएगा, नहीं तो ये वाला ऑप्शन सही देना चाहिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहिव्स। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, और जीके की भी चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए हैं। कहाँ के व्यापारी इस देश में लाए हैं, तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द प्लांट्स। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचारित करना, भंडारण करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के क्या कार्य हैं, तो जड़ों का कार्य है कि पौधे को सहारा देता है, ह्यूमस नहीं प्रदान करता है, भोजन संचित करता है, भंडारण करता है, और पानी और खनिजों को अवशोषित भी करता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये तो सभी लोग बनाए होंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मणिपुर जो हमारा क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है, जो 7 सिस्टर का एक पार्ट है। ये तीनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, और ये क्या है, ये हमारा स्टेट है। तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन आसान था। चलिए 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल का उत्पादक है पेट्रोलियम के, तो बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल इसमें होना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें असम और उड़ीसा और गुजरात और तमिलनाडु भी, जो हमारा देखिए अब आयोग क्या इसका आंसर बनाता है, क्योंकि सारे जगह तेल का भंडारण है ही। तो देखिए इसका आंसर क्या आयोग देती है, तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हम लोग रखेंगे, अभी आंसर की आने के बाद क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस को, ये हो गया। चलिए हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो 100% लोग मारे होंगे। चलिए 73 का देखिए। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली कहने के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है, देखिए ये तो था आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश से हट के तेलंगाना बना, तेलंगाना ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तेलंगाना सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों को उस समूह को चुने जिसमें प्रत्येक सदस्य के लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व मतलब आयरन में जो आयरन जिसमें मिलता है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है।
तो ये तो आसान है, बाज, चील और गिद्ध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईगल, काइट्स और वल्चर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिएगा किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये ईवीएस का क्वेश्चन था। ये घर जो बनाते हैं बांस के ऊपर वो हमारा असम में हो जाएगा, क्योंकि बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है। पूर्वोत्तर राज्य है ये, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो ये वाला इस तरह का मकान वहाँ पे बनाया जाता है। चलिए असम हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 77 क्वेश्चन है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। तो मान लीजिए दिल्ली अगर यहाँ पे है तो इसके सापेक्ष में यहाँ पे गुजरात आपका हो गया गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है, और पटना यहाँ पे जो बिहार की राजधानी है। तो इसके सापेक्ष में अगर देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो देखिए दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये भी क्वेश्चन आसानी था लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, जो ईवीएस पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है बायोलॉजी का। चलिए तो हम ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है कि व्हाट शुड बी अवॉइडेड, 79 है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझावे गए 6 विषयों में से एक है। तो इसका ऑप्शन होगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, सी और डी। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंध आदि की पहचान करना। निर्णय वाले कथन इसमें क्या होगा? गलत हो जाएगा। ए, सी और डी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरिया इनटू 1 लेसन। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनीत ने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो देखिए पाचन तंत्र बनाने को बोल रहा है पहले, इसका मतलब पाचन संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, मतलब वो पहले से क्या विचार रखते हैं वो प्राप्त करना चाह रहा था उन सबों से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तिमाही में उसका रचनात्मक आकलन हम करें, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 84 देखते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी छवि मतलब जेंडर डिस्पेरिटी को क्या करना चाहती है? वो संवेदनशील करना चाहती है। तो क्या करेगी? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेगी और एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करेगी जो ऑटो चालक है, और दिखाएगी कि मतलब स्त्रियाँ भी क्या कर सकती हैं, ऑटो चला सकती हैं, और दिखाए क्या करेंगी? संवेदनशील करेंगी। तो ऑप्शन हमारा 1 नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलिए 85 देखते हैं। एक कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? ये होमवर्क नहीं करता है तो क्या करेंगे? उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये देंगे तो कर ही लेगा। किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। नहीं, माता पिता से बात करो, उन्होंने सलाह दें। सलाह करने से नहीं होगा, उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए 86 पे चलते हैं।
मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निश्चित होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए 87 पे चलते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप। ईवीएस में मानचित्रण कौशल से क्या होता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मतलब उसकी स्थिति कहाँ है वो क्या दिखाता है? मानचित्र जब आप देखेंगे तो उसका जो सापेक्ष स्थिति है वो पता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही 87 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए 88 पे आते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, किसमें सहायक है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने, संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। चलिए 88 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। 89 देखते हैं। 89 यहीं पे है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? क्या हो जाएगा? अवधारणा मानचित्रण हमारा करेक्ट आंसर होगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 90 क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। सही बात है। ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार में मदद करता है। देखिए यहाँ पे अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने का कोई इससे कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना में मदद करता है। ये सही होगा। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये भी सही होगा। तो हमारा ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है। 90 का ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह हमारा क्या हुआ, सारा क्वेश्चन हमने देखा 1 से 90 तक। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का हिंदी इंग्लिश है उसको मैं सेपरेट बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू।